हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएल गोयल अकाउंटेंसी क्लासेस। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और प्रारंभ से मेरे एपिसोड देख रहे हैं तो ध्यान रखें कि जितनी भी सीरीज़ हैं उसमें प्रारंभिक सीरीज से लेकर के एंड तक की सीरीज देखें और एक एक पार्ट कंटिन्यूस देखें। साथ ही नोटबुक बनाएं और सारे नोट्स उसमें लिखें। अपनी पुस्तक के प्रश्न अवश्य हल करें। किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं या अपने शिक्षक से कन्फ्यूज़न को दूर करें। चलिए, मैं समझा रहा था आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज, और एडजस्टमेंट एंट्रीज ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमें करना है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रत्येक एडजस्टमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो पार्ट 13 तक मैंने प्रस्तुत कर दिए हैं और अब प्रस्तुत है पार्ट 14, और एक और एडजस्टमेंट है और जिसका नाम है लेनदारों पर भट्टे के लिए संचय, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। देखिए, जिस प्रकार से देनदारों पर भट्टे का आयोजन होता है उसी प्रकार से लेनदारों पर भी भट्टे के लिए आयोजन नहीं संचय किया जाता है, क्योंकि लेनदारों पर जो भट्टा है वह व्यवसाय के लिए प्रॉफिट है। समझिए इसके अर्थ को। लेनदारों को शीघ्र भुगतान करने पर नगद भट्टा प्राप्त होता है। इसके लिए पूर्व में ही बनाया गया संचय, ध्यान दीजिए यहाँ बात हो रही है किसकी? संचय की। इसका मतलब हम प्रॉफिट के लिए पहले से ही तैयार हैं, जबकि यह एक परंपरा के खिलाफ है। समझिए मुख्य बिंदु को। पहली बात, परंपरावादी या रूढ़िवादी अवधारणा के विरुद्ध हैं। आपको अच्छी तरह से पता है कि परंपरावादी या रूढ़िवादी अवधारणा में हमें लाभ के लिए तैयार नहीं रहना है, जबकि भविष्य में होने वाली हानियों के लिए पहले से ही आयोजन बना देना है। लेकिन कुछ विद्वान यह कहते हैं कि जब देनदारों पर भट्टे के लिए आयोजन हो सकता है तो लेनदारों पर भी भट्टे के लिए संचय किया जाए। दूसरी बात है, जब यह संचय करते हैं तो यह प्रॉफिट में वृद्धि कर देता है। यह एक प्रकार की इनकम है। लेखांकन की स्वीकृत परंपरा है। अब यह बात आपको समझनी है कि इससे भी लेखांकन में मान्यता प्राप्त हो गई है। लेनदारों पर भी भट्टे का संचय होना चाहिए। समझिए आगे। इसकी जो एडिशनल एंट्री है, समायोजन प्रविष्टियां, उसको समझिए। नंबर 1, जब लेनदारों पर भट्टे के लिए संचय करते हैं तो ध्यान आपको यहाँ रखना है कि P&L से राशि लेनी नहीं है, बल्कि P&L को देनी है। तो P&L का जो बैलेंस है वो होता है क्रेडिट, तो हम उसको और क्रेडिट कर देंगे। और देखिए इधर ये किया आपने टू P&L, और रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट कर दीजिए डेबिट। तो यह राशि P&L के क्रेडिट साइड में पहुंच जाएगी और प्रॉफिट में वृद्धि हो जाएगी। कभी कभी ऐसा भी होगा जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो संचय को कम करना पड़ेगा। इसके लिए विपरीत प्रविष्टि कीजिए और यह देखिए, लेनदारों पर भट्टा संचय कम करना, तो P&L अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, यह कम करने की प्रविष्टि है। अतिरिक्त भट्टा या जो भट्टा हम देते हैं लेनदार के लिए, तो लेनदारों से भट्टा लेते हैं तो एंट्री होती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। डिस्काउंट हमारे लिए इनकम है, कर दिया हमने इसको क्रेडिट। भट्टा खाते का जो बैलेंस है उस बैलेंस को संचय में ट्रांसफर करना है, तो डिस्काउंट का बैलेंस होता है क्रेडिट, इसको कर दीजिए डेबिट और सामने वाले अकाउंट कर दीजिए क्रेडिट। तो प्रविष्टि बनती है डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। तो इस प्रकार से देनदारों पर भट्टा आयोजन और लेनदारों पर भट्टा संचय। तो भट्टा संचय किस प्रकार से बनता है, चलिए समझते हैं इसके कैलकुलेशन को। एक उदाहरण आपके सामने है, समझिए। एक व्यवसायी की पुस्तकों से अग्रलिखित सूचनाएं प्राप्त हुई और डेट देखिए 31 मार्च 2023। बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स 31,000, डिस्काउंट रिसीव्ड 800, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 2,500। ये तीनों ही सूचनाएं तलपट में या ट्रायल बैलेंस में दी गई है।
जो डिस्काउंट है उसकी एंट्री हो चुकी है, इसीलिए ट्रायल बैलेंस में है, तो आपको इसकी एंट्री नहीं करनी। एडिशनल जो डिस्काउंट है वह है 1000 और 5% बट्टा संचय बनाना है। अब यह किस प्रकार से बनाता है? जैसे कि देनदारों पर हम लिखते थे कि देनदारों का 10% वृद्धि कीजिए या 10% तक बनाइए, उसी प्रकार से यह पॉइंट भी है। समझिए, लेनदारों पर 5% से बट्टा संचय की वृद्धि करनी है। देखिए यहाँ पर से वृद्धि वाला पॉइंट है, और ये देखिए 5% से बट्टा संचय बनाना है, यह तक वाला पॉइंट है। समझिए इसको। हमें दो अमाउंट चाहिए, बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स। तो बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स निकालने के लिए जो आपको क्रेडिटर दिए हैं उसमें से एडिशनल डिस्काउंट को लेस कर दीजिए, और यह हमारा अमाउंट बनता है 30,000। दूसरी बात है बैलेंस ऑफ रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। तो जो आपको रिजर्व दिया है क्वेश्चन में 2500, इसमें से जो ये डिस्काउंट दिया है 800, ये भी लेस कीजिए, और जो एडिशनल डिस्काउंट है यह भी लेस कीजिए। तो देखिए दोनों को ऐड करके हमने लेस कर दिया, अमाउंट आ रहा है कितना? 700। तो पहले का जो रिजर्व था उसमें से 700 बच गया। पहला जो बिंदु है से वृद्धि कीजिए या से बढ़ाना है, तो इसमें क्या करना है आपको? बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स इनटू रेट अपॉन 100। तो बैलेंस ऑफ क्रेडिटर कितना है? 30,000, और इसका 5% होता है 1500। तो 1500 तो आपको लिखना है P&L के क्रेडिट में। ध्यान रखिए ये रिजर्व है, प्रॉफिट है, और बैलेंस शीट में 700 पहले का है, 1500 और बनाया, तो ये हो गया आपके 2200 बैलेंस शीट में लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 5% से बट्टा संचय बनाना है, वहाँ तक ही बनाना है। इसका मतलब 30,000 का 5% रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। तो ये है बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स इनटू रेट अपॉन 100। यहाँ तक फॉर्मूला सेम है, लेकिन एक अमाउंट लेस करना है, और वह है बैलेंस ऑफ रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, और यह राशि थी कितनी? 700। इसको आप लेस कर दीजिए। तो हमारे फॉर्मूले में राशि लिखिए, 700 लेस कीजिए, ये हो गया 800। तो 700 पहले से है, 800 और बना दीजिए, ये हो गया क्रेडिटर्स का 5%। तो P&L के CR में आएगा 800, बैलेंस शीट में 700 पहले का, 800 और बनाया, ये हो गया 1500। तो इस प्रकार से आपको लेनदारों पर बट्टा संचय की राशि ज्ञात करनी है, तब आप P&L लिख पाएंगे, बैलेंस शीट में लिख पाएंगे, और रिजर्व की प्रविष्टि भी कर पाएंगे। अब इस उदाहरण में बिंदु संख्या ए से हम सीखते हैं जर्नल एंट्रीज, अकाउंट्स और फाइनल अकाउंट। समझिए इसको। बिंदु संख्या ए से आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां, बट्टा खाता डिस्काउंट अकाउंट, लेनदारों पर बट्टा संचय रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स बनाना है, साथ ही फाइनल अकाउंट में मदें आपको दर्शानी है। तो समझते हैं इसको। सबसे पहली बात जर्नल एंट्रीज। तो जो फर्दर या एडिशनल डिस्काउंट है, सबसे पहले उसकी प्रविष्टि कीजिए, और उसकी एंट्री होती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। यह है इसकी प्रविष्टि, और यह है आपका एडिशनल डिस्काउंट। अब जो डिस्काउंट प्रश्न में दिया है ट्रायल बैलेंस में, और जो एडिशनल डिस्काउंट है, दोनों को जोड़ करके रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। देखिए डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ट्रांसफर की एंट्री में ध्यान रखिए, जिस खाते को ट्रांसफर करना है उसका बैलेंस देखिए। अगर बैलेंस CR है तो DR कर दीजिए, अगर DR बैलेंस है तो CR कर दीजिए। यहाँ डिस्काउंट का बैलेंस कौन सा है? CR, क्योंकि इनकम है, तो ट्रांसफर के लिए कर देंगे डेबिट, और जहाँ ट्रांसफर करना है उसे कर देंगे क्रेडिट। अब वर्ष के अंत में रिजर्व आपको बनाना है या कम करना है, तो बिंदु संख्या ए में रिजर्व बनाना है। तो बनाने की प्रविष्टि देखिए, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू P&L। ध्यान रखिए P&L के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यह व्यवसाय की इनकम है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए डिस्काउंट अकाउंट।
तो डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट में ये लिखा है, देखिए, टू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ये ट्रांसफर की एंट्री। और उससे पहले 2 बार आपको लिखना है बाय क्रेडिटर्स, ये पहले का डिस्काउंट और यह है एडिशनल डिस्काउंट। इन दोनों को जोड़ करके ट्रांसफर कर देंगे रिजर्व के अंदर। ये अकाउंट बंद हो गया। दूसरा अकाउंट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट, ध्यान रखिए इसका बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट। तो हम सबसे पहले बैलेंस लिखेंगे टू बैलेंस BD 2500, फिर डिस्काउंट ट्रांसफर किया बाय डिस्काउंट 1800। अब जो नया बनाया आपने वो है टू P&L और ये 1500, देखिए यहाँ से राशि लिए। इसका बैलेंस निकालिए बाय बैलेंस CD 2200, ये वर्ष के अंत में रिजर्व का शेष बच गया। P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, जो इस साल बनाया है, तो ये हो गया 1500। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स की साइड में लिखते हैं लाइबिलिटी साइड में, तो लाइबिलिटी साइड में लिखिए क्रेडिटर्स 31,000 और इसमें से लेस कीजिए एडिशनल डिस्काउंट 1000, ये हो गया 30,000 और इसमें से लेस करना है रिजर्व फॉर डिस्काउंट, जो कि रिजर्व अकाउंट का बैलेंस है 2200। अमाउंट आपका आ गया 27,800। तो इस प्रकार से यह बिंदु यहीं समाप्त होता है और रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स किस प्रकार से आप एंट्रीज करेंगे, खातों में दर्शाएंगे और फाइनल अकाउंट में शो करेंगे, यह बात भी आपने अच्छी तरह से सीख ली। तो मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक समझते रहिए एडजस्टमेंट एंट्रीज।